गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने व्याकरण का अगला टॉपिक समास प्रारंभ करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप अर्थात समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, या यूँ कहें दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को एक शब्द में व्यक्त करना ही समास कहलाता है। अब हम जानेंगे सामासिक पद और समास विग्रह क्या होते हैं। सामासिक पद जब शब्दों के समूह को एक साथ संक्षिप्त कर बोलना सामासिक पद कहलाएगा। जैसे राजा, राजपुत्र, घुड़सवार, नीलगाय, सत्याग्रह। यदि समास विग्रह देखा जाए तो समास विग्रह में उन्हें अलग करके लिखा जाता है या शब्दों के समूह को अलग करके लिखा जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र का समास विग्रह हुआ राजा का पुत्र। घुड़सवार का हुआ घोड़े पर सवार। नीलगाय का हुआ नीली है जो गाय। सत्याग्रह का क्या हुआ सत्य के लिए आग्रह। समास में पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान आदि शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है। तो आइए इन शब्दों को भी समझते हैं। पूर्व पद का अर्थ होता है प्रारंभिक पद। जो समास का प्रारंभिक पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, या पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए अब प्रारंभ करते हैं समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। 6 भेद होते हैं समास। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास की विशेषता क्या होती है? अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ आप लोग जानते होंगे, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। अव्यय या अविकारी शब्द वो शब्द जो परिवर्तित नहीं होते, लिंग, वचन, कारक आदि पुरुष के आधार पर उनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रतिदिन शब्द है प्रतिदिन, तो ये प्रति शब्द परिवर्तित नहीं होगा, तो ये अव्ययीभाव समास होते हैं। तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन। आज जन्म, आज शब्द इसमें अव्यय है। एक तरह से कहें जैसे हमने उपसर्ग पढ़े थे लगभग उसी से ये समानता रखते हुए शब्द होते हैं। आज जन्म, जन्म से लेकर, भर पेट, पेट भर के। इसके और भी कई उदाहरण होते हैं, जैसे यथा संभव, अनुकूल, प्रतिकूल, हाथों हाथ। चलिए अब प्रारंभ करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। कारक चिन्ह कौन से? वही कारक चिन्ह जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। इस कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सब आपने पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। तो उन्हीं कारक चिन्हों का लोप हो जाता है इसमें। जैसे उदाहरण देखें, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? को। मन चाहा, मन से चाहा, से कारक चिन्ह है जिसका लोप हुआ है यहाँ। मन चाहा, यहाँ से का लोप हो गया है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए, शाला के लिए कारक चिन्ह। गुणहीन, गुण से हीन, से कारक चिन्ह का लोप हुआ है। अगला है पराधीन, पर के अधीन, के कारक चिन्ह का लोप हो गया है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता होती है कि इसमें इन पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इन सामासिक पदों में किसका संबंध होगा? विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध इनमें पाया जाता है। जैसे हम देखें, कमल नयन, कमल के समान नयन, अर्थात जिसके नयन कमल के समान है, विशेषता है। लाल मणि, लाल है जो मणि, मणि कैसी है? लाल, विशेषता हुई। देह लता, देह रूपी लता। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, उपमान उपमेय का संबंध हुआ। तो जाहिर आप समझ रहे होंगे इसे कि विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध कर्मधारय समास में पाया जाता है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, अर्थात जिसमें संख्या का बोध हो। जैसे नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, पूर्व पद संख्यावाचक है। 9 रात्रियों का समूह और समूह है। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार,
चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। चलिए अब चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। सबसे पहले हम द्वंद्व का अर्थ समझें। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। युद्ध किसमें होता है? जो बराबर के होते हैं। तो जाहिर है यहाँ बराबर के पद देखने को मिलेंगे और इनमें बीच में और, अथवा, या, एवं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके सामासिक पदों में योजक चिन्ह देखने को मिलता है। जैसे ये योजक चिन्ह, नदी, नाले, बीच में योजक चिन्ह है। नदी, नाले, नदी और नाले। और ऊंच, नीच, योजक चिन्ह है। ऊंचा या नीचा, या का प्रयोग हुआ। खरा, खोटा, खरा या खोटा। ठंडा, गरम, ठंडा या गरम। छल, कपट, छल और कपट। और, या, अथवा, इन शब्दों का इनमें प्रयोग होता है और इनमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। चलिए अब चलते हैं बहुब्री समास की ओर। तो बहुब्री समास में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। कोई तीसरा ही पद इसमें प्रधान होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसकी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। किसकी ओर संकेत हुआ? गणेश की ओर। महावीर, महान है जो वीर, जो वीर महान है वो कौन है? हनुमान। तीसरा पद प्रधान हुआ। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, लोचन मीन्स आँखें, वो कौन है? शिव। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीत मतलब पीला, पीला है अंबर जिसका, कौन? श्री कृष्ण। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, दशानन, आनंद मीन्स सिर, जिसके 10 सिर हैं वो कौन है? रावण। अब आपके मन में एक संदेह अवश्य उत्पन्न हो रहा होगा कि त्रिलोचन और दशानन, ये तो द्विगु समास के भी उदाहरण हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन द्विगु समास में तीसरा पद प्रधान नहीं होता था। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह, तीसरा पद प्रधान हुआ क्या उसमें? नहीं हुआ। लेकिन त्रिलोचन, 3 लोचन हैं जिसके, अर्थात कौन? शिव। यहाँ तीसरा पद प्रधान हो रहा है। 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इनमें से एक भी पद प्रधान नहीं होगा, तीसरा पद जाकर प्रधान होगा। ऐसे ही दशानन में 10 है आनंद, अगर शब्द देखा जाए, पद देखा जाए, तो यहाँ 10 है आनंद, संख्यावाची शब्द सामने आ रहा है। प्रथम पूर्व पद क्या है? संख्यावाची। किंतु यहाँ तीसरा पद प्रधान होगा जाके, ना पहला पद ना दूसरा पद, तीसरा पद प्रधान होगा, वह होगा बहुब्री समास। चलिए अब हम समास का पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव का। अभी बताया था, पूर्व पद प्रधान या अव्यय हो, प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। उत्तर पद प्रधान समास कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। दोनों पद प्रधान होते हैं जिसके, द्वंद्व समास बताया था, या, और, अथवा, एवं, ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग होता है बीच में, ये द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान, जो अभी अभी हमने पढ़ा है बहुब्री समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं लेकिन तीसरा पद जाकर प्रधान होता है, वो होता है बहुब्री समास। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी समस्या आए आप निसंकोच पूछ सकते हैं।